नमस्कार, द बिगनिंग कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में। क्या है उसका इतिहास और कैसे हुआ भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास। भारत में शिक्षा जगत और शिक्षा के प्रसार का एक समृद्ध इतिहास है। हम प्राचीन भारत के गुरुकुलों को देखते हैं, जहां विद्यार्थियों को कई विषय पढ़ाए जाते थे जो उन्हें दुनिया में जीवित रहने के लिए तैयार करते थे। तब से उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक मोड़ना ने बड़े पैमाने पर यह आकार दिया है कि युवाओं को दुनिया के कैसे कैसे तरीकों के बारे में सिखाया जाता है और वे इसमें योगदान देते हैं। इस प्रगति की जांच के लिए निम्नलिखित पाठ्य साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाता है। प्राचीन भारत में शिक्षा की उत्पत्ति के बारे में पता लगाने के लिए उपनिषदों और धर्मशास्त्रों का उपयोग किया जा सकता है। गुरुकुलों का विचार प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण उपहार है। दुर्भाग्य से विश्व भारती विश्वविद्यालय, श्री अरबिंदो विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इंटरनेशनल विद्या भवन और वन स्थिति विद्यापीठ जैसे छात्रों के माध्यम से हमारी शिक्षा का कारण करने की कई पहलों के भारतीय और गुरुकुल स्टार्टअप प्रणाली में अभ्यास रूप से स्नातक आ रही है। विश्व भर में स्थापत्य, तक्षशिला और मूर्ति जैसे प्राचीन भारतीय आक्रमणकारी आए थे जो अपनी शिक्षा की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि ब्रिटिश ने भारत में उत्कृष्ट शैक्षिक शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया, लेकिन श्रेष्ठ पश्चिमी शिक्षा प्रणाली की स्थापना के लिए उन्हें श्रेय दिया जाना चाहिए, जो वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए छात्रवृत्ति के रूप में जिम्मेदार हैं। हालांकि एक ऐसा आदर्श है जिसे पूरी तरह से हासिल नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने सार्वभौमिक और अनिवार्य शैक्षणिक उपलब्धि के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रस्ताव पेश किया। भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा प्रणाली का आकलन करने के लिए विभिन्न स्तरों में और समय सीमाओं की स्थापना की, जिसके लिए कई सलाहकार नियुक्त किए गए। भारत सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किया। राष्ट्र ने शिक्षा के सभी क्षेत्रों में अविस्मरणीय उल्लेखनीय प्रगति की है। आइए जानते हैं वैदिक अध्यात्म की शुरुआत। प्राचीन भारत में शैक्षिक, धार्मिक और आध्यात्मिक मठों से गहराई से जुड़ी हुई और मुख्य रूप से धार्मिक मठ और धार्मिक क्षेत्र थे। प्राचीन भारत में शिक्षा शास्त्र के अध्ययन और आध्यात्मिक ज्ञान और वैभव के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यह मुख्य रूप से तीर्थयात्रियों, मठों और आश्रमों जैसे धार्मिक अनुयायियों पर आधारित था। प्राचीन भारत में शिक्षा काफ़ी हद तक एक धार्मिक परंपरा थी, जिसमें ज्ञान और छात्रों की दीक्षा के माध्यम से प्रवेश किया गया था। छात्र आमतौर पर कम उम्र में अपनी शिक्षा शुरुआत करते थे और कई वर्षों तक गुरु या आध्यात्मिक शिक्षा के अधीन अध्ययन करते हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली अत्यधिक संवैधानिक थी, जिसमें सबसे ऊपर गुरु और सबसे नीचे छात्र थे। प्राचीन भारत में पाठ्यक्रम वेदों जैसे धर्म ग्रंथों और आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन पर केंद्रित था। उपनिषद और भगवद गीता। विद्यार्थी संस्कृत, व्याकरण, शास्त्र और शास्त्र जैसे विषयों का भी अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत में शिक्षा को सर्वोच्च महत्व दिया जाता था और जो छात्र अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट होते थे उन्हें सम्मान दिया जाता था। आगे बात करते हैं उत्तर वैदिक शिक्षा के बारे में। ये सिद्धांत बताता है कि शिक्षा पूर्णता की प्राप्ति और वास्तविक ज्ञान को साकार करना संभव है। वास्तविक ज्ञान आत्मा के निरपेक्ष के साथ मूल संबंध को अंकित किया गया है। यह भौतिक शास्त्र की सतही समझ के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे आत्मा को कमज़ोर करते हैं और उसके वास्तविक स्वरूप में उद्धृत करते हैं। उत्तर वैदिक शिक्षा केवल आरंभिक शिक्षा के लिए नहीं थी। जीवन की यादें यानी मुंडकोपनिषद के अनुसार जो सिखाता है, वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के बाद सभी खोज दूर हो जाती है और यह पूर्ण
की प्राप्ति प्रदान करती है। यह मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य को साकार करना संभव है। उत्तर वैदिक युग में स्वाध्याय पर बल दिया गया है। परा वेद उपनिषदों को निर्दिष्ट किया जाता है। उन्हें सभी निर्दिष्ट आध्यात्मिक ज्ञान से श्रेष्ठ माना जाता है। उनका ज्ञान आत्मा और निरपेक्ष के मिलन को सक्षम बनाता है। वह ज्ञान का अर्थ आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं होता। स्थानापन्न यह ज्ञान कहना उचित नहीं है। जैसे जैसे विषयों की संख्या बाहुल हो गई, एक छात्र को प्रत्येक पाठ पर एक विषय और संबंधित सामग्री का अध्ययन करना आवश्यक हो गया। जिस शिष्य को क्षेत्रीय के नाम से जाना जाता है, उसने 3 वेदों का अध्ययन किया। यह अक्सर कहा जाता है कि 3 वेदों का अध्ययन वास्तव में कुछ सीखने का एकमात्र साधन है। वेद अध्ययन की कई अलग अलग शाखाएं हैं और वेदों के अंदर कई अलग अलग भाग हैं। मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के दौरान भारत में शिक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन और विकास हुआ। मौर्य और गुप्त साम्राज्य समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष के काल से थे और शिक्षा ने इस प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाई। मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के अधीन व्यापारियों और राजाओं की स्थापना के द्वारा शिक्षा अधिक संरचित और प्रभावी हो गई। इस संस्थान में मुख्य रूप से गणित, चिकित्सा, कानून, दर्शन जैसे विषयों का अध्ययन किया गया था और बड़े पैमाने पर स्नातक के लिए अध्ययन किया गया था। इन शोधार्थियों में पाठ्यक्रम बहुत विशिष्ट था और छात्रों को अपने चुने हुए विषयों में कई वर्षों तक अध्ययन करने के लिए हासिल किया गया था। मौर्य और गुप्त साम्राज्यों ने और भी अधिक मानवीकृत शिक्षा प्रणाली का विकास देखा, मानकीकृत पाठ्यक्रम और मंदिरों की स्थापना की। औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश शासन के कारण भारत में शिक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ब्रिटिश ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी पर एक आधुनिक पश्चिमी शैली की शिक्षा प्रणाली शुरू की। इस शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य आधुनिक कौशल और तकनीक में प्रशिक्षण कार्यबल तैयार करना था और यह बड़े पैमाने पर उच्च और मध्यम ग्रेड के उद्योगों के लिए था। भारत में ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के स्पष्ट लक्षण और एक अच्छी तरह से निर्धारित पाठ्यक्रम के साथ भारतीय केंद्रीकृत और मानकीकृत था। यह अत्यधिक चयनात्मक भी था, जिसमें जनसंख्या का केवल एक छोटा प्रतिशत ही शिक्षा तक पहुंच पाया था। इससे संबंधित शैक्षणिक वर्ग और बड़ी आबादी के बीच विभाजन में मदद मिली। कई लोगों को ब्रिटिश प्रणाली द्वारा प्रदान किए जाने वाले स्टार्टअप अवसर से बाहर रखा गया। भारत में ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का अत्यधिक राजनीतिकरण किया गया। शिक्षा का उपयोग ब्रिटिश संस्कृति और लोकतंत्र को बढ़ावा दिया गया और ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बढ़ावा दिया गया। इसका बहुत विरोध और विवाद हुआ। कई भारतीय बुद्धिजीवियों और नेताओं ने अधिक स्वदेशी और सांस्कृतिक रूप से बेकार शिक्षा प्रणाली की आलोचना की। अब बात करते हैं आज़ादी के बाद की शिक्षा के बारे में। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भारत में शिक्षा का विकास और विस्तार जारी है। सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए सभी नागरिकों के लिए शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने का प्रयास किया है। आज भारत में शिक्षा परिसर और विविधता पूर्ण है, जिसमें सभी आधारभूत और पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए विभिन्न संस्थान और कार्यक्रम शामिल हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में सरकार की शिक्षा नीति का एक प्रमुख लक्ष्य निजीकरण और हाशिए पर रहने वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित करना, सभी नागरिकों के लिए शिक्षा का पहुंच बनाना है। इस उद्देश्य से सरकार ने कई पहल और कार्यक्रम लागू किए हैं, जिनमें प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करना और वयस्क कार्यक्रमों को बढ़ावा देना शामिल है। सरकार की शिक्षा नीति का एक अन्य प्रमुख लक्ष्य अधिक कुशल और व्यावसायिक कार्यबल विकसित करना है, जिस पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस उद्देश्य से सरकार ने कई सुधार और प्रारंभिक कार्यान्वयन किए हैं, जिनमें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और मानक स्थापित करना,
उच्च शिक्षा का विस्तार करना और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना शामिल है। भारत में शिक्षा का भविष्य बहुत चर्चा और बहस का विषय है। हालांकि भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा की क्षमता के बारे में काफ़ी आशा व्यक्त की गई है, लेकिन कई रहस्यों का समाधान किया जाना चाहिए। शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता के मुद्दे अभी भी हैं। हालांकि भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं, फिर भी सुधार बहुत ज़रूरी है। इसमें पुराने पाठ्यक्रम, व्याख्यान और अध्ययन सामग्री की आवश्यकता शामिल है। इन प्रारंभ से आरंभ और भारत में शिक्षा के गहन भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के दर्शन अवशेष, औपचारिक और शिक्षक प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। शिक्षा को और अधिक आसान और कुशल बनाने के लिए नवप्रवर्तन और ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा जैसी नई तकनीकी को शामिल करने पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा के विकास में हम कह सकते हैं कि भारत में शिक्षा का इतिहास देश की जटिल और विविध प्रकृति का वर्णन है। अपनी प्राचीन परंपरा से लेकर आधुनिक विविध शिक्षा प्रणाली तक भारत में शिक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन और विकास हुए हैं। यह देश के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाती है। शिक्षा से संबंधित जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।